जय हिंद फौजियों। तो चलिए इस दोपहर के 1 बज रहे हैं और याद रखेंगे कि आज से जो है हमारा रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का नर्सिंग असिस्टेंट का टेस्ट पेपर आने वाला है। रोज दोपहर 1 बजे हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट का क्लास करेंगे और याद रखनी है रोज शाम 7 बजे जो है हम लोग देखो आर्मी जीडी एंड आर्मी ट्रेडमैन का टेस्ट पेपर बनाने वाले हैं। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट मॉडल पेपर करने का। तो चलिए शुरू करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के मॉडल पेपर को। टोटल 50 सवाल रहेंगे। 50 सवाल कंप्लीट होने के बाद बताना जरूर कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो चलिए शुरू करेंगे। याद रखिएगा कि जो नर्सिंग असिस्टेंट का पैटर्न है, जीके के 10 सवाल, मैथ के 5 सवाल, फिजिक्स के 5 सवाल, बायोलॉजी 15 और केमिस्ट्री 15, इसी पर जो है आज का हमारा पूरा का पूरा पेपर रहेगा। बिल्कुल नर्सिंग असिस्टेंट के लेवल में आएगा। आप सब पूछते हो कि सर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है क्या नर्सिंग असिस्टेंट में? बिल्कुल जिस टाइप का आता है 100% उसी टाइप का जो आपको क्लास करवाया जाता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले जल्दी से सारे लोग शेयर कर दें, एक एक बार सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस करेंगे और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जीके के 10 सवाल यहां से आपको दिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां पर स्थित है? वेयर इज द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड लोकेटेड? संसार की जो है सबसे ऊंची सड़क कहां पर स्थित है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहां पर है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो संसार की जो सबसे ऊंची सड़क है, याद रखना है, यह लद्दाख में स्थित है, ठीक है। ए वालों का जवाब यहां पर सही होगा। ए वालों का आंसर जो है यहां पर सही होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो चलेंगे अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है। अगला सवाल मिला है कि दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? चलिए सही जवाब क्या होगा? 15 मिनट का, 8 मिनट का, 4 मिनट का या फिर 2 मिनट का? दो स्थानों के देशांतरों में जो है जब 1 डिग्री का अंतर होता है तो उससे समय में कितना का अंतर होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए। सभी लोग को इस क्लास का जो पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वह देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके सभी लोग जुड़ सकते हो। दो स्थानों के देशांतरों में जब 1 डिग्री का अंतर होता है तो कुल समय में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। सी वालों का जवाब यहां पर सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल आपके सामने है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला हुआ है आपको यहाँ पे कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? हु कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने? निम्न में से किसके द्वारा जो है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज निम्न में से किसने कहा? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर करना और सबको बताना। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज जो है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह देखो कहा है बी आर अम्बेडकर ने। ए वालों का जवाब सही है। जितना भी लोग का जवाब ए गया बहुत बढ़िया, ठीक है। याद रखना बी आर अम्बेडकर को, याद रखना कि जो संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति बनी थी, ठीक है, प्रारूप समिति जो बनी थी संविधान बनाने के लिए उसके ये अध्यक्ष थे, ठीक है। सबको याद रखिएगा और इनको भारतीय संविधान का निर्माता भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है सब लोग को, इन्हीं को जो है देखो भारतीय संविधान का निर्माता भी बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि अधिकतम राज्य के सीमाओं को छूता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा और सबको बताइएगा। भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है, जो कि सबसे ज्यादा राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो वह राज्य है देखो आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। डी वालों का जवाब यहाँ पे सही है। जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन डी को गया बिल्कुल सही क्यों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। डी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत? अगला है देखो यूरोपियन संघ। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? निम्न में से कौन सा जो है देखो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? किसके द्वारा जो है सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन किया जाता है, किस देश के द्वारा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? वह देश कौन सा है? तो वह देश है देखो आपका ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन बी चीन। जो चीन है यह सबसे ज्यादा कार्बन का उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहाँ पे मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है?
कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बायोमास या फिर मिट्टी का तेल। निम्न में से वह क्या है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जिसका कि दोबारा जो है नवीकरण मतलब कि दोबारा उसको बना सकते हैं। कौन सा ऐसा है जो कि रिन्यूएबल है? चलिए सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सब लोग को करना और बताना है। जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को सेशन को शेयर नहीं किया, तो आपके जितने भी फ्रेंड जो भी नर्सिंग असिस्टेंट का तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दो। सारे लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर लेंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। निम्न में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये है देखो बायोमास। सी वाले सही है, ठीक है। जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन सी आया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब परफेक्ट है, बहुत अच्छे। चलो चलेंगे अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल क्या दिया गया है कि निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया? अनाईमुड़ी, देदबटा या फिर गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। निम्न में से जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की बताना है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा सब कोई, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यह देखो अनाईमुड़ी है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह किसका कथन है? चार्ल्स के नियम का, जूल के नियम का, एवोगाड्रो के नियम का या फिर बॉयल का नियम का? यह किसका कथन है? किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन होता है, ये किसका कथन है? यह किसके द्वारा कहा गया? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर देना और सबको बताना। किसी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो तापक्रम का फलन होती है, ये किसने बोला था? तो यह देखो कहा गया था चार्ल्स के नियम के अनुसार, यह जो है आता है चार्ल्स लॉ के अनुसार। चलो चलेंगे अगला सवाल पर। अगला सवाल आपका देखो मिला हुआ है यहाँ पर कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई योजना से, खाद्यान्न भंडारण से या फिर दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर करना और सबके बताना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? जो ऑपरेशन फ्लड है, ठीक है, इसका संबंध किससे है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध है देखो दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। डी वालों का जवाब सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर परफेक्ट है, बहुत अच्छे। चलो अब जीके का अंतिम सवाल है यहाँ पर देखो आपका 10 नंबर सवाल आपके सामने है। इसके बाद 5 सवाल फिजिक्स के रहेंगे। क्या है? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? कल्पक्कम में, कोटा में, तारापुर में या फिर नरोरा में? भारत में जो प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है इसका स्थापना कहाँ पर किया गया? भारत में जो प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है यह कहाँ पर स्थापित किया गया? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो यह देखो स्थापित हुआ है तारापुर में। जो सही जवाब है ये होगा ऑप्शन सी, तारापुर, ठीक है। देखो जी जीके का 10 सवाल हो चुका है। अब जो है चलेंगे हम लोग फिजिक्स के 5 सवाल पे। चलिए तो फिजिक्स का आज 5 सवाल रहेगा अब आपका यहाँ से 11 नंबर सवाल आपके सामने है देखो यहाँ पर कि हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? व्हाट इज द कॉइल ऑफ द हीटर मेड ऑफ? नाइक्रोम से, टंगस्टन से, ताम्र से, लोहा से? निम्न में से जो है हीटर का जो कुंडली है यह किससे बना होता है? सही जवाब क्या होगा? हीटर का कुंडली जो है किससे बनता है? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका, सब कोई जानते हो, बिल्कुल सही बताना। हीटर का कुंडली किससे बनता है? तो जो हीटर का कुंडली है यह देखो बनता है नाइक्रोम से, ठीक है। और टंगस्टन से क्या बनता है? तो टंगस्टन से याद रखना बल्ब का फिलामेंट बनता है, ठीक है। दोनों चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा है, ठीक है। चलो चलते अगला सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको यहाँ पर कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना या फिर आगे दिया हुआ यसद लेपन? क्या बोलते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब सबको दीजिएगा। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो यह जो परिवर्तन है जितना भी लोग बी को किए रासायनिक परिवर्तन, इनका जवाब सही होगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में जो है एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, बी वाले सही होंगे, ठीक है।
चलो चलेंगे अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में संरक्षी बल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, सयान बल, ये डी में है नन ऑफ दिस। सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर करना और सबको बताना। निम्न में से संरक्षी बल कौन सा है, निम्न में से जो है आपका कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इन चारों ऑप्शन, तीन जो बल दिए हुए हैं आपको, इन तीनों बल में से कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है या कोई भी नहीं है। सही जवाब क्या होगा, तो इनमें से जो कंजर्वेटिव फोर्स है यह देखो होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जो संरक्षी बल है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन मिला है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टेस्ट इन, वायु में, पानी में, स्टील में, डी में लिखा हुआ है किरोसिन तेल में। निम्न में से किसमें जो है देखो ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, निम्न में से वह क्या है जिसमें ध्वनि सबसे तेज गति से जो है यात्रा करता है। सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका, आप जल्दी से जवाब देना और बताना। निम्न में से किसमें सबसे तेज गति से ध्वनि यात्रा करती है, तो यह देखो करती है स्टील में। ठीक है, स्टील में जो है ध्वनि सबसे तेज होती है। हो गया यहां तक। चलिए अब जो है आपका फिजिक्स का अंतिम सवाल है, इसके बाद यहां से बायोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का अंतिम सवाल है, देखो जीके का 10 सवाल हो गया, फिजिक्स का भी जो है 5 सवाल यहाँ पे आपका हो गया। चलिए बताइएगा 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए। इस सवाल का सही आंसर क्या है, पूछा हुआ सवाल है, इंडियन आर्मी का पेपर में आ रखा है, नर्सिंग असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर में जो है देखो पूछा हुआ सवाल है। चलो जल्दी से करना और बताना, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू जो है देखो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, याद रखना है, डी वाले सही हैं, डी वालों का जवाब जो है सही होगा। चलो अब यहां से बायोलॉजी शुरू हो रहा है। ठीक है, अब जो है यहां से आपके बायोलॉजी के सवाल रहेंगे। क्या देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जड़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट, प्याज, आलू, गाजर, अदरक, निम्न में से क्या है जो कि एक जड़ है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि जड़ के रूप में मौजूद होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, गलती मत करिएगा। निम्न में से क्या है जो कि जड़ होता है, तो इनमें से जो जड़ है वह क्या है, तो ये देखो गाजर होता है। ठीक है, और आलू वाला पूछता है तो आलू याद रखना एक प्रकार का तना है। ठीक है, दोनों का दोनों याद रखना है सबको, दोनों चीज जो है ध्यान में रखना। चलो चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे बड़ा जीवाणु है, व्हाट इज द बिगेस्ट बैक्टीरिया, निम्न में से जो है सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, निम्न में से सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है, सही आंसर क्या है, बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए। निम्न में से सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है, सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है, तो जो सही आंसर है देखो, जो सबसे बड़ा जीवाणु है ये होता है आपका थियोमार्गेरिटा नेमीबियासिस। ठीक है, ये डी वाले सही होंगे, जो सबसे बड़ा जीवाणु है ये देखो ऑप्शन डी होगा। सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल करने वाले हैं, अगला सवाल क्या है देखो, अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि मानव में स्वाद इंद्रियां का पता लगाती है, स्वाद का, गंध का, स्पर्श का या फिर सुनना का। जो यहाँ पर टेस्ट बड्स होते हैं, जो स्वाद इंद्रियां होती हैं, वह किसका पता लगाती हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो बिल्कुल सही आंसर सबको ही करना। तो देखो इस सवाल में नाम देखोगे क्या पूछा है, मानव में जो स्वाद इंद्रियां हैं, जो टेस्ट बड्स हैं, वह क्या डिटेक्ट करती हैं, तो नॉर्मल सा बात है, नाम से ही पता चल गया क्या डिटेक्ट करती हैं, तो स्वाद डिटेक्ट करती है, टेस्ट डिटेक्ट करती है। ठीक है, ए वाले सही होंगे, ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो चलते हैं अगला सवाल पर, अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको कि कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्न में से कौन सी है, ग्लूकोज, एटीपी, एडीबी, एटीडी, सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आंसर सब लोग को करना और बताना है, इस सवाल का सही आंसर क्या है। कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए जो है ऊर्जा मुद्रा निम्न में से कौन सी का प्रयोग करती है, किसका प्रयोग करती है, तो कोशिकाओं प्रक्रियाओं के लिए जो ऊर्जा मुद्रा के रूप में देखो एटीपी का प्रयोग किया जाता है। बी वाले यहाँ पर सही होंगे, बी वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही है, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, रक्त प्रोटीन, अगला है देखो श्वेत रक्त कोशिकाएं, वह कौन सा घटक है जो कि सबसे अधिक मात्रा में जो है रक्त में पाया जाता है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में जो है ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा और सबको बताइएगा, वह कौन सा घटक है जो कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वह घटक होता है देखो प्लाज्मा। जो
प्लाज्मा है यह मानव ह्यूमन बॉडी में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बी वाले सही होंगे, प्लाज्मा जो है ये सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। टेरिडोफाटा को, थैलोफाइटा को, बायोफाइटा को या फिर अनावृत बीजी को। किस समूह के पौधे को जो है देखो आमतौर पर शैवाल बोलते हैं? वह कौन सा समूह है जिसके पौधे को आमतौर पर शैवाल बोला जाता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सब लोग का आना चाहिए। किसके समूह को जो है देखो शैवाल बोला जाता है? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो देखो वह समूह का पौधा जिसको शैवाल बोलते हैं वह समूह है थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा समूह के पौधे को जो है शैवाल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है। अगला सवाल है आपका कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, कनेक्ट्स मसल टू बोन्स। सही जवाब क्या होगा? उपास्थि, अगला है पेरियोलार, अगला है लिगमेंट्स, अगला है देखो कंडरा टेंडन। सही आंसर क्या होगा? जो मांसपेशी है, मांसपेशी को हड्डियों से कौन जोड़ता है? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही जवाब सब लोग का आना चाहिए। मांसपेशी को हड्डियों से कौन जोड़ता है? सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो याद रखना कंडरा टेंडन जोड़ता है। ठीक है, मांसपेशी को हड्डी से बोलेगा तो टेंडन, और अगर देखो हड्डी से हड्डी को बोलेगा, ठीक है, अगर आपको हड्डी से हड्डी को बोलेगा तो लिगमेंट्स। याद रखिएगा लिगमेंट्स जो है हड्डी से हड्डी को, और टेंडन कंडरा जो है यह मांसपेशी को हड्डी से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है सब लोग को। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तितली, यकृत, अग्नाशय या फिर पीयूष ग्रंथि। वह कौन सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन का निर्माण करती है? वह कौन सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन बनाती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी बिल्कुल सही आंसर सबको ही करना और बताना। निम्न में से वह कौन सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन बनाती है? निम्न में से किस ग्रंथि के द्वारा जो है इंसुलिन का निर्माण करा जाता है? वह ग्रंथि कौन सी है? तो वह ग्रंथि जो कि इंसुलिन बनाती है वह ग्रंथि होती है देखो आपकी यहाँ पर क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही आंसर सब लोग का आना चाहिए। वह कौन सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन बनाती है? तो वह ग्रंथि क्या होगी? तो वह ग्रंथि देखो आपकी अग्नाशय होती है, वह ग्रंथि जो है पेनक्रियाटिक होती है। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो क्या दिया हुआ है। अगला सवाल मिला हुआ है कि समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या कहा जाता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग का आना चाहिए। जो सामान्य परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड होते हैं उनको क्या कहते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही सबको यहाँ पे करना और बताना। समान संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या बोला जाता है? तो जिनका सामान्य संख्या है, समान संख्या वाले न्यूक्लियड को जो है देखो समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, बी वालों का जवाब सही होगा। समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लियड को क्या बोला जाता है? तो समस्थानिक बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि सिस्टेमा नेचुरी। क्या सवाल है? सिस्टेमा नेचुरी किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? डार्विन का, लेमार्क का, कैरोलस लिनियस का, अगला देखो दिया हुआ है रॉबर्ट हुक का। इस सवाल का सही जवाब क्या है? जो सिस्टेमा नेचुरे है यह निम्न में से जो है किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? किसके द्वारा लिखा गया? तो यह देखो लिखा गया है कैरोलस लिनियस के द्वारा। ठीक है, कैरोलस लिनियस को क्या बोलते हैं? तो कैरोलस लिनियस को याद रखना देखो वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकी का पितामह बोलते हैं। सिस्टेमा नेचुरे किसके प्रसिद्ध पुस्तक है? तो कैरोलस लिनियस की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। अगला सवाल यहां पर मिला हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल है कि अल्जाइमर रोग, क्या दिया हुआ है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, मस्तिष्क, कान या फिर वृक्क। सही जवाब क्या होगा? अल्जाइमर रोग में जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही आंसर सब लोग को करना और बताना है। मानव शरीर में जो है अल्जाइमर रोग से जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर क्या होगा? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में जो है मानव शरीर का देखो मस्तिष्क दुष्प्रभावित होता है। ठीक है, बी वालों का जवाब सही होगा। बी वालों का आंसर जो है यहां पर सही है। क्या प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर आपको मिला हुआ है, अगला सवाल मिला है आपको। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है आपको यहाँ पे। अगला सवाल है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है?
हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, कार्पस कालोसम, अगला है देखो पिनबिल। सही जवाब क्या होगा? मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो कि स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर करनी है और सबको बतानी है। मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो कि स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जो कि स्मृति और भावनाओं का केंद्र है वो होता है देखो सेरिब्रम। ठीक है, बी वाले सही होंगे, बी वालों का जवाब जो है यहां पे सही है। बहुत अच्छा, चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अगला है देखो डी में नन ऑफ दीज। किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है पेनिसिलिन का खोज किया गया? पेनिसिलिन का खोज जो है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब देना और सबकी बताना। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन का खोज याद रखना है देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर जो है यहां पर सही है। बहुत बढ़िया, चलिए अगला सवाल को देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो दिया हुआ है कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई एश से कौन सा बीमारी होता है? सही जवाब क्या होगा? दमा, टाइफाइड, एड्स या फिर मीना माता? वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जो फ्लाई एश है उससे कौन सा बीमारी होता है? फ्लाई एश के द्वारा जो है कौन सा रोग होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सब लोग को करना और बताना है। क्या देखो बोला है कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई एश, मतलब कि वायु प्रदूषण की वजह से जो बीमारी होती है, तो वायु प्रदूषण की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो दमा होती है, अस्थमा होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे और यहां पर जो है आपका देखो ये यहां पर अब बायोलॉजी का 15 नंबर सवाल है। ठीक है, 30 नंबर सवाल आपके सामने है कि लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चलो जी, जीके का जो है देखो 10 सवाल हो गया था, फिजिक्स का 5 सवाल हो गया और बायोलॉजी का जो है देखो 15 सवाल हो चुका है। अब जो है आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का 15 सवाल रहेगा इसके बाद। ठीक है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है देखो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ठीक है, ए वाले सही हैं, ए वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, चलो अब यहां से रहेगा आपका केमिस्ट्री। ठीक है, यहां से जो है देखो आपके केमिस्ट्री के जो है सवाल होने वाले हैं। केमिस्ट्री के जो है क्वेश्चंस देखो आपके यहां से अब रहेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1, 31 नंबर सवाल है आपका कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? BLL का, LBL का, ABL का, RSL का या फिर PSL का? सही जवाब क्या होगा? भूकंप के समय जो है किन प्रकार की तरंगों का उद्भव होता है? किस प्रकार की तरंग जो है निकलती हैं भूकंप के समय? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सबको ही करना और बताना। भूकंप के समय कैसी तरंगें निकलती हैं? तो भूकंप के समय याद रखना है देखो PSL तरंगें निकलती हैं। डी वालों का जवाब सही होगा। कौन सी तरंगें निकलती हैं? तो ये तरंगें हैं देखो PSL। चलो अगला सवाल आपके सामने है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अगला सवाल है आपका, क्या क्वेश्चन मिला है देखो यहाँ पे कि निम्न में से, अगला सवाल जो है आपको देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन जो है आपको देखो मिला है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? निम्न में से वह कौन सा तत्व है जो कि अधिकतम संख्या में यौगिक का निर्माण करता है? निम्न में से वह कौन सा तत्व है जो कि देखो अधिकतम संख्या में जो है यौगिक बनाता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सब लोग का आना चाहिए। निम्न में से वह कौन सा तत्व है जो कि अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? तो वह तत्व है कार्बन। जो कार्बन है यह देखो आपका अधिकतम संख्या में जो है यौगिक बनाता है, यह जो है अधिकतम संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो क्या दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं। कौन कौन से जो है परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं? सही जवाब क्या होगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन? सही जवाब क्या होगा? परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? परमाणु का संगठन करने वाले जो 3 मौलिक कण हैं ये हैं देखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सी वाले सही होंगे। जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन सी आया, बहुत शानदार जवाब दिए हो, बहुत बढ़िया जवाब दिए हो, बहुत अच्छे। ठीक है, चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है कि आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्न में से सर्वप्रथम
सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडलीफ ने, लोवेंजियर ने, जॉन न्यूलैंड्स ने, अगला है देखो लोथर मेयर ने। सही जवाब क्या होगा? आवर्त सारणी के रूप में जो है तत्वों का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा जो है सर्वप्रथम किया गया? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण जो है निम्न में से सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? तो आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का जो पहला वर्गीकरण है आवर्त सारणी में, यह देखो किया है मेंडलीफ ने। ठीक है, याद रखिएगा ए वालों का जवाब सही है, ए वालों का आंसर जो है यहां पर सही होगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? ठोस, प्लाज्मा, द्रव। अगला है देखो आपका यहां पर कि बोस आइंस्टीन। चलो सही जवाब क्या होगा? पदार्थ की नवीनतम खोजी गई, सबसे नई खोजी गई अवस्था कौन सी है? व्हाट इज द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए सबका, जल्दी से करना और बिल्कुल सही बताना। तो पदार्थ की जो नवीनतम खोजी गई अवस्था है ना, यह है देखो आपका बोस आइंस्टीन। ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा। ये कौन सी अवस्था है? तो याद रखिएगा ये पांचवी अवस्था है। ठीक है, प्लाज्मा कौन सी अवस्था है? तो चौथी अवस्था है। ठीक है, ये याद रखना सबको। चलो चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? विच गैस कम्स आउट ऑफ मोस्ट फ्रॉम वोल्केनो। जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी में से जो है सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ज्वालामुखी में जो है सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही जवाब देना और सबको बताना। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी में से देखिए सबसे अधिक निकलती है जल वाष्प। ठीक है, ए वालों का जवाब जो है यहां पर सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो चलेंगे अगला सवाल पर। अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखो यहां पर। अगला सवाल मिला हुआ है आपको कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। अगला है देखो विसरण। जब किसी ठोस को गर्म करने पर जो है वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा जब किसी ठोस को गर्म करने पर वो सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को जो है देखो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सी वाले सही होंगे, सी वालों का जवाब जो है यहां पर सही है। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको कि निम्न में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एप्सम सॉल्ट। सोडियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। निम्न में से क्या है जिसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं? एप्सम सॉल्ट के नाम से जो है किसे जाना जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? बिल्कुल सही जवाब देना और सबको बताना। निम्न में से किसको जो है एप्सम सॉल्ट बोलते हैं? तो एप्सम सॉल्ट के नाम से जो है देखो जानते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। डी वालों का जवाब सही होगा। डी वालों का आंसर जो है बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलो हो गया यहां पर। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो दूधिया मैग्नीशियम है इसमें कौन सा क्षारक पाया जाता है? जो दूधिया मैग्नीशियम है इसमें जो है कौन सा क्षारक मौजूद होता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही करना और सबको बताना। तो दूधिया मैग्नीशियम में जो क्षारक मौजूद होता है वो है देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका देखो बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपको देखो यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या मिला है यहां पर कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता जो है कितनी होती है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो ऑक्सीजन की जो कुल संयोजकता है याद रखिएगा 2 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो कुल संयोजकता है ये कितना है? तो कुल 2 संयोजकता होता है ऑक्सीजन का। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल क्या है देखो कि सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। सही जवाब क्या होगा? सामान्य परिस्थितियों में जो है वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। सही जवाब क्या है? सामान्य परिस्थितियों में जो है वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क है। बहुत दिनों बाद मैं आपको जो हूँ साइंस में एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो इस सवाल का जवाब सबको होमवर्क में बताएंगे और करेंगे। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस सवाल का सही जवाब क्या है क्लास एंड होने के बाद। ठीक है,
चलो चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता, आघातवर्धन्यता, ध्वन्यता या फिर सुचालकता। देखो किसी भी धातु को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को क्या बोला जाता है? किसी भी धातु को पतले तार में खींचने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो यह जो क्षमता है, यह क्षमता देखिए तन्यता कहलाता है। ठीक है, ए वाले सही होंगे, ए वालों का जवाब जो है यहां पर सही है। बहुत अच्छे, चलो चलते हैं अगला सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल आपको दिया हुआ है कि पत्तियों के हरे वर्णक में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान होता है? मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम या फिर कॉपर। जो पत्तियों का हरा वर्णक होता है, जिसको कि हरित लवक बोलते हैं, जिसको कि क्लोरोफिल बोला जाता है, तो उसमें जो है कौन सा तत्व मौजूद होता है? उसमें जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सबको जवाब देना और बताना। पत्तियों के हरे वर्णक में जो है निम्न में से कौन सा तत्व होता है? काम है, जितने भी लोग 26 फरवरी को नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, जो कि देखो आपका नर्सिंग असिस्टेंट के लिए स्पेशल है। अभी आपका इसमें जो है आपका देखो 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3200 प्लस जीके एंड जीएस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये किताब जो है देखो 2023 में पूरा का पूरा आपका जो 26 फरवरी को एग्जाम होने वाला है नर्सिंग असिस्टेंट का, यहीं से आएगा। इसमें जो है देखो पिछले 10 सालों के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, जो भी पिछले 10 साल में नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम में पूछा गया है वो सारा का सारा सवाल है। और इसके साथ साथ जो है देखो आपका पिछले 10 साल में जो भी टॉपिक से सवाल है वो सब है, और उसके एक्स्ट्रा भी सवाल हैं जो कि आपके इस साल आ सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपके 3200 प्लस क्वेश्चन है, पूरा का पूरा साइंस है जो भी नर्सिंग असिस्टेंट में आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और पूरा का पूरा जो है देखो आपका जीके है। फिजिक्स के 500 प्लस सवाल हैं, केमिस्ट्री के 500 प्लस सवाल हैं, और बायोलॉजी के भी 500 से 600 सवाल हैं, और बाकी नोट पॉइंट दिए हुए हैं। यह जो ई बुक है, ये ई बुक देखो आपको मिलेगा मात्र 90 रुपये में, केवल 90 रुपीज़ में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए क्या करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है आपको देखो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, फिर जो है ये ई बुक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सब चाहते हो कि 26 फरवरी का नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा आपसे निकले, तो जल्दी से इस ई बुक को बाई कर लो। ये ई बुक आपको 100% नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी परीक्षा में सिलेक्शन जरूर दिलवाएगा। याद रखिएगा, केवल 90 रुपये में आपको मिल रहा है। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड कर देना है, और ये आपको तुरंत जो है सेंड कर दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्मेट में। ये ई बुक आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा 26 फरवरी के नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। अगर नर्सिंग असिस्टेंट सिलेक्शन चाहते हो तो इस ई बुक को सभी लोग बाई जरूर कर लेना। तो पत्तियों का हरा वर्णक में जो है देखो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ए वालों का जवाब सही होगा। पत्तियों का जो हरा वर्णक है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगला सवाल मिला है आपको, क्वेश्चन है कि कौन सी गैस वायु से हल्की, पानी में अघुलनशील व अज्वलनशील है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। वह कौन सी गैस है जो कि देखो वायु से हल्की है, पानी में अघुलनशील है और फिर अज्वलनशील है, जो कि जलता भी नहीं है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सबको जवाब देना और बताना उस गैस का नाम क्या है, वह गैस जो है कौन सी है? तो वह गैस है देखो आपकी नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस है ये वायु से हल्की है, पानी में घुलती नहीं है और जलती भी नहीं है। ठीक है, तो बी वालों का जवाब सही होगा। चलिए अब जो है आपका देखो यहाँ पर जो है लास्ट सवाल है आपका केमिस्ट्री सेक्शन का। चलो बताओगे, मानव अमाशय में निम्न में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सही आंसर क्या होगा? देखो जीके का जो है 10 सवाल यहाँ पे आपका हो गया, इसी के साथ फिजिक्स का 5 सवाल भी हो गया, बायोलॉजी का 15 सवाल हमने कर लिया, और केमिस्ट्री का जो है 15वां सवाल हमारा देखो अभी अंतिम है। अब इसके बाद जो है लास्ट में अब आपके मैथ के 5 सवाल रहेंगे। ठीक है, चलिए जी, मानव अमाशय में निम्न में से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो मानव अमाशय में जो है देखो आपका क्या उत्पन्न होता है, तो यह देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है देखो HCl। ठीक है, याद रखोगे सब कोई। चलो जी, इसी के साथ आपका मैं यहाँ पर केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। अब जो है आपके यहाँ से मैथ के अंतिम 5 सवाल रहेंगे। ठीक है, क्या देखो दिया हुआ है, तो यह क्वेश्चन आपको मिला हुआ है इस प्रकार से, अंडर रूट में 0, दशमलव में है 0, 0, 0 और फिर है देखो आपका 441। चलो जल्दी से बताना और सबको करना कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। ये 0 लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 441 जो है ये 21 का स्क्वायर होता है, तो मानो 1 21 बाहर आ गया। ठीक
ठीक है। अब ये यहाँ पर रूट चढ़ा हुआ है, तो जब भी वर्गमूल होता है तो वर्गमूल में दो दो अंक का एक जोड़ा बनता है। तो देखो अभी कितने अंक के बाद दशमलव होता है, 2, 2 4, 2 6, अभी 6 अंक के बाद दशमलव है, तो जब वो रूट के बाहर जाएगा तो वो बन जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव। तो 2 अंक पहले से था, 1 अंक के लिए मानो 1 जीरो लगा दिए, तो सही जवाब होगा देखो 0.0021। जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए हो गया सबका। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग मान लेंगे कि जो अंकित मूल्य है वो था देखो एक्स। ठीक है, हमने मान लिया जो अंकित मूल्य था, जो मार्क्ड प्राइस था वो एक्स था। ठीक है, क्या बोला कि किसी वस्तु को 25% का छूट दिया तो 3600 में बेचा, मतलब कि एक्स का कितना प्रतिशत हो गया, तो एक्स का हो गया 75%, क्योंकि उसने 25% का छूट दिया है। ठीक है, और वो कितने में बेचा है, तो वह बेचा है देखो 3600 में। यही बोला ना कि 25% का छूट देने पर, तो टोटल अमाउंट मानो एक्स था, उसमें उसने 25% का छूट दिया, मतलब कि एक्स का 75% बराबर कितना है, तो 3600 है। ठीक है, यहां तक जो है सब लोग आ चुके हैं। अब क्या होगा, तो अब होगा देखो एक्स गुना में 75% का मतलब है 75 बटा में 100, और बराबर में इधर हो गया देखो 3600। ठीक है, यहां तक। अब जब एक्स बराबर करोगे तो ये हो जाएगा देखो 3600, और जो 100 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, और जो 75 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। यहाँ पे काटिए इसको, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब 3 से इसको काटो तो 12 तिया होता है 36, 2 जीरो, मतलब कि 1200 गुना 4 कर दो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो जब 1200 गुना 4 करोगे तो 12 चौक होता है 48। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन सी 48,000। ठीक है, सी वालों का जवाब सही है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल जो है यहां पर देखेंगे, यह दिया गया है 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 रुपए निवेश करने पर कितने रुपए जो है देखो यहां पर ब्याज प्राप्त होगा। आपको क्या नहीं, देखो सबसे पहले पी दिया है, पी कितना रुपया निवेश करने के लिए बोल रहा है, उसको पी बोलते हैं 3750। अब देखो आर दिया है, समय, समय कितना है देखो, तो 5 वर्ष। ठीक है, अब सॉरी टी, टी दिया है, टी बोलते हैं समय को, 5 हो गया। अब आर यहाँ पे देखो 4% दिया हुआ है रेट आपको। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या होता है देखो, फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा, तो एस आई बराबर देखो सूत्र होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा में होता है 100। ठीक है, सबका मान रख दो, अब जो है यहाँ पर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए इनका मान रख लेते हैं। पी का मान कितना था, पी का वैल्यू तो ये था 3750, गुना में टी कितना हो गया 5, और आर कितना हो गया 4। ठीक है, बटा में आ गया यहाँ पे देखो 100। चलो कट करो, ये देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो कितना हो गया देखो 375 गुना में 2, कितना आया देखो यहाँ पर, तो ये हुआ 375 गुना 2। अब 375 गुना 2 करके देखो कितना आ रहा है। चलो बिल्कुल सही जवाब सब लोग का अब आना चाहिए, अब किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए। तो सब 375 गुना 2 करिएगा तो आएगा देखो आपका यहाँ पर 750। क्या हो गया सही जवाब, तो ऑप्शन डी 750। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वाले बिल्कुल सही किए हैं, बहुत अच्छे। चलिए हो गया सबका। अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब सब लोग देना और बताना। मैंने आपको देखो ये वाला फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला क्या होता है, जब भी दोनों को साथ में मिला के बोले तो बस इस फॉर्मूले पर लगा दो, आपको आपका जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, एलसीएम लेने का तरीका है, एक एक दिन मानने का तरीका है, या फिर ये वाला, 3 तरीके होते हैं। तो हम लोग इस पे बनाएंगे, ये सबसे ईजी पड़ता है, बहुत जल्दी बनता है इससे। ठीक है, तो देखो a इंटू बी बाई में a प्लस बी, ये वाला सूत्र लगा देना है जब भी दोनों का मिला के पूछेगा। ठीक है, तो ये देखो a यहां पर ये है, b जो है यहां पर ये है, मतलब कि यहां पे हो गया देखो 20 गुना 30, और बटा में 20 प्लस 30 करो कितना आएगा, तो 20 और 30 कितना होता है, यहां पे चलो लिख देते हैं 20 प्लस 30। ठीक है, हो गया यहां पर। अब जब करोगे 3 दूनी, तो 3 दूनी कितना होगा 6, मतलब कि ऊपर में हो गया देखो आपका यहां पर 600, और नीचे हो गया 30 और 20 50। चलो कट करो, देखो 0 से 0 कट गया, 5 से 60 कटेगा 12 बार में, 12 25 60 होता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। आ गया सबका। चलिए यहां तक क्लियर है। अब जो है देखो आज का अंतिम सवाल है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये सवाल नर्सिंग असिस्टेंट का 2021 का 28 फरवरी 2021 का ओरिजिनल पेपर से है। चलिए जल्दी से सब लोग को जवाब देना और करना है। क्या देखो पूछा है कि 525 का मतलब गुना हो गया 28%, तो 28% हटाएंगे तो नीचे देखो लग जाएगा बटा में 100।
ठीक है, यहां तक सबको याद चुके होंगे, यहां तक जो है किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो कट करते हैं। सबसे पहले 4 से देखो काटते हैं तो 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। अब इसको 4 से काटेंगे तो होता है 25 चौके 100, 25 बार में कटेगा, ठीक है। अब 25 से इसको काटो तो 25 दूनी 50, बचा यहां पर 2 और 5, तो फिर हो गया 25 एकम 25, ठीक है। मतलब कि 21 गुना 7 यहां पर क्या करिए कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया देखो 21 गुना 7, 7 एकम 7 और फिर 7 दूनी 14, क्या हो गया सही जवाब, तो 147। बी वालों का जवाब सही होगा, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो आज आपके टोटल 50 सवाल करवाए गए हैं, जरूर बताना 50 में से कितने सवाल को सही किए हो। जो आज आपको होमवर्क दिया है इसका भी जवाब सबको जरूर बता दोगे। और जाते जाते सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, सारे लोग शेयर कर देंगे, और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना। तो चलो मिलते हैं अब आप सभी से सीधे आज शाम 7 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीडी और ट्रेडमैन की क्लास। तो इसको नर्सिंग वाले भी अटेंड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं अटेंड करने में, इसको देख सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आप सभी से सीधे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।